ये आवाज सुनकर मैं एक सेकंड के लिए शॉक में आ गया। फिर मुझे याद आया कि ये लोग कौन है। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी और जैसे ही ऊपर देखा, अपनी वाइफ का वो पीला और डरा हुआ चेहरा देखकर मेरा दिल टूट गया। मैं तुरंत खड़ा हुआ और उसे अपने गले से लगा लिया। वाइफ, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मेरी बाहों में आते ही रुयन की पतली और गोरी उंगलियों ने मेरी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। उसके होंठ कांप रहे थे। तुम फिर से उनके साथ ताश खेलने और शराब पीने जा रहे हो? उसकी बात सुनकर मुझे फाइनली समझ आया कि वो इतना पैनिक क्यों कर रही थी। उसे डर था कि मैं अपने पुराने एडिक्शन में वापस जा रहा हूँ। मैंने अपनी आवाज को एकदम डीप और सॉफ्ट करते हुए उसे रिलैक्स करने की कोशिश की। डरो मत, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं अभी जाकर उन सबको भगाता हूँ। आज के बाद मैं कभी उन लूजर्स के साथ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मेरी बाहों में सिर रखे हुए रुयान ने मुझे डाउटफुल नजरों से देखा और पूछा, क्या सच में तुम नहीं जाओगे? इसके बाद मैं सीधा कोर्टयार्ड के दरवाजे पर गया। वहां एयर ल्यूजी नाम का एक लड़का एक बहुत ही स्लीजी स्माइल के साथ खड़ा था। फोर्थ ब्रदर, ये तो गलत बात है। भाभी अभी अभी डिलीवरी से उठी हैं और तुम उन्हें बेड से उतरने ही नहीं दे रहे। कितने दिन हो गए यार, तुम हमारे साथ एक ड्रिंक के लिए भी नहीं आए? उसकी इस बकवास को सुनते ही मेरी आंखों में एक भयानक गुस्सा और मर्डरस इंटेंट आ गया। अब से मुझसे बात करते टाइम अपनी जबान साफ रखा, वरना अपना ये गंदा मुंह हमेशा के लिए बंद कर ले। बाकी के दो लड़के जो पहले हंस रहे थे, मेरा ये डार्क एक्सप्रेशन देखकर तुरंत शांत हो गए। माहौल को लाइट करने के लिए उनमें से एक बोला, अरे फोर्थ ब्रदर, तुम तो जानते हो इसका मुंह ही ऐसा है। बात को सीरियसली मत लो, चलो हम सब ड्रिंक पर चलते हैं। उसने जैसे ही मेरे कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, मैंने उसका हाथ झटक दिया और बाकी दोनों को एक ठंडी नजर से घूरा। अगर तुम्हें ड्रिंकिंग या गैम्बलिंग करनी है तो आज के बाद कभी मेरे दरवाजे पर मत आना। मेरा ये डेडली एटीट्यूड देखकर वो तीनों ऐसे डर गए जैसे कोई भूत देख लिया हो। उनका सारा कॉन्फिडेंस जीरो हो गया। पर वो एयर ल्यूजी अभी भी अपनी वो घटिया स्माइल दिए जा रहा था। बिना मौत का डर रखे उसने फिर से कमेंट किया, क्या बात है फोर्थ ब्रदर, भाभी ने सच में तुम्हें बेड से नहीं उतरने दिया क्या? अब जब वो रिकवर हो गई हैं, तो क्या हम भाइयों को भी एक चांस, इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस पूरा कर पाता? मैंने पूरी पावर के साथ उसे एक जोरदार किक मारी। वो हवा में उड़ता हुआ सीधा पीठ के बल जमीन पर गिरा और दर्द से कराहने लगा। अगर अगली बार तेरे इस गंदे मुंह से ऐसा कुछ भी निकला तो मैं तेरी तीसरी टांग भी तोड़ दूंगा। ये बोलते हुए मैंने अपने पैर से उस पर और प्रेशर डाल दिया। जमीन पर पड़ा एरल्यूजी दर्द से तड़पते हुए चिल्लाने लगा है, दर्द हो रहा है। पास खड़े बाकी दोनों लड़के इस सीन देखकर इतने शॉक में थे कि उनके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकल रहा था। मेरे पूरे शरीर से एक डार्क एनर्जी निकल रही थी, जो रात के अंधेरे में किसी डेमन जैसी लग रही थी। किसी की भी मुझे रोकने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे बस एक ही डर था, कहीं मेरी वाइफ बाहर ना आ जाए। अगर उसने मेरा ये वायलेंट रूप देख लिया तो वो फिर से डर जाएगी और मेरी सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। मैंने अपना पैर पीछे लिया और जमीन पर पड़े एयर ल्यूजी को घूरते हुए बोला, गेट लॉस्ट। वो दोनों लड़के तुरंत आगे आए। उन्होंने एयर ल्यूजी को उठाया और हड़बड़ाहट में बोले, फोर्थ ब्रदर, हम अभी जा रहे हैं। उनके जाते ही मैंने अपनी उस डार्क एनर्जी को कंट्रोल किया और वापस घर के अंदर आ गया। मेरे बाहर जाने के बाद से ही रुयान कमरे में बैठी हुई बहुत ज्यादा एंजाइटी फील कर रही थी। उसे लग रहा था कि हर एक सेकंड काटना मुश्किल हो रहा है। जब मैं काफी देर तक वापस नहीं आया तो उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया। पर तभी उसे मेरे कदमों की आवाज सुनाई दी। उसकी आंखें तुरंत दरवाजे की तरफ फिक्स हो गईं। कुछ ही पल में रियान की उन डेड और उदास आंखों में एक नई चमक आ गई। मैं सच में उन लूजर्स के साथ गैम्बलिंग के लिए ही गया था। वो अभी शॉक में ही थी कि मैं उसके पीछे आ गया। मैंने अपनी बाहों से उसे कवर किया और उसकी गोरी चीक्स पर एक किस किया। क्या हुआ? अपने हस्बैंड को भूल गई क्या? मैं बस थोड़ा बाहर गया था और तुम मुझे मिस करने लगी। रुयन अभी भी सिचुएशन को प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सच में वापस आ गया हूं। उसने बिना सोचे ही पूछ लिया, क्या तुम सच में अब उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे? मैंने मुंह में रखा ब्रेड का टुकड़ा जल्दी से निकला और बोला, रिपोर्टिंग टू माई वाइफ। मैंने उन सबसे अपने सारे कनेक्शन कट कर दिए हैं। मैं अब कभी उनके साथ हैंग आउट नहीं करूंगा। चलो जल्दी से खाना खत्म करो, रात में हमें बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करनी है। रुयान ने मेरी आधी बात सुनी और आधी इग्नोर कर दी। उसने बस सिर हिलाया और धीरे धीरे अपना खाना खाने लगी। खाते टाइम वो बार बार चोरी छुपे मुझे देख रही थी। मैं खाना बहुत स्पीड से खा रहा था, पर मेरा स्टाइल बिल्कुल भी मेसी नहीं था। मेरे शार्प और हैंडसम फेस के साथ वो सब कुछ एक मूवी सीन जैसा लग रहा था। जब उसने मुझसे शादी की थी तो उसका एक रीजन मेरी अट्रैक्टिव लुक्स भी थी। वो मेरे इसी आउटर अपीयरेंस से इंप्रेस हो गई थी और बिना कुछ सोचे मुझ जैसे लूजर से शादी कर ली थी। मैंने नोटिस किया कि वो मुझे देखकर ब्लैंक हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके इस छोटे से माइंड में अब क्या चल रहा है। मैंने स्माइल करते हुए उसे टीज किया, वाइफ जल्दी खाना खत्म करो, बाद में बेड पर तुम मुझे आराम से देख सकती हो। मेरी इस फ्लर्टी बात से वो तुरंत रियलिटी में वापस आई। उसने मुझे एक एंग्री लुक दिया और शर्माते हुए अपना सिर नीचे कर लिया और फिर से अपना फोकस खाने पर लगा दिया।
पर मैं लगातार उसे ही घूर रहा था और उसे देखकर मेरा प्यार और बढ़ रहा था। इस एरा में जहां रिसोर्सेज इतने लिमिटेड थे, खाने को अच्छा फूड नहीं था और कोई कॉस्मेटिक्स भी नहीं थे, फिर भी उसकी स्किन एकदम ग्लोइंग और फ्लॉलेस थी। वो मेरे पिछले जन्म की कई टॉप एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी मेरी नजर उसके हाथों पर पड़ी, उसके जॉइंट्स रेड हो रहे थे। मैंने तुरंत उसका वो पतला सा हाथ पकड़ा और अपने सामने कर लिया। मुझे बाहर सूख रहे कपड़े याद आ गए। मैंने डिसाइड कर लिया कि कल जब मैं टाउन में अपने हर्ब सेल करूंगा तो ब्लैक मार्केट से एक वॉशिंग मशीन का टिकट अरेंज करूंगा। इस टाइम में ज्यादातर लोगों को तो वॉशिंग मशीन के बारे में पता भी नहीं था और कोई इसके लिए पैसे भी खर्च नहीं करना चाहता था। पर वॉशिंग मशीन आने के बाद मेरी वाइफ को कपड़े हाथों से रगड़ रगड़ कर नहीं धोने पड़ेंगे। मेरी इस इंटेंस नजरों से रुयान को बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। उसने तुरंत अपना हाथ खींचा और कोई बहाना बनाकर वहां से चली गई। अगली सुबह मैं जल्दी ही टाउन के लिए निकल पड़ा। रास्ते में पहले से ही बहुत सारे लोग थे। इस एरा में अगर किसी के पास एक क्लासिक बाइसिकल 28 इंच फ्रेम वाली होती थी तो वो बहुत रिच माना जाता था, इसलिए ज्यादातर लोग पैदल ही ट्रेवल करते थे। मैं अपनी हाई स्पीड से चलकर टाउन पहुंचा और वहां से मेन सिटी जाने वाली फर्स्ट बस पकड़ ली। उस टाइम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत वीक था। कई लोग तो अपनी पूरी लाइफ में अपना टाउन भी क्रॉस नहीं करते थे। बस की विंडो से बाहर का नजारा देखते हुए मेरा माइंड बस एक ही बात कैलकुलेट कर रहा था, अगले 2 साल में मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है ताकि फ्यूचर के लिए मेरे पास एक सॉलिड कैपिटल रेडी रहे। कुछ ही देर में वो पुरानी बस झटके खाते हुए मेन सिटी पहुंच गई। इस सिटी में अब कुछ 3 व्हीलर्स ऑटो और रेयर 4 व्हीलर्स कारें भी दिखने लगी थी। मैं अपनी पास्ट मेमोरी को यूज करते हुए सीधे उस बड़ी चाइनीज फार्मेसी में पहुंच गया। उस थोड़े से प्राउड एटीट्यूड वाले मिडिल एज मैनेजर ने मेरे आइटम्स को देखा। पहले उसने मुझे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया और फिर वो शीहू उठाकर बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करने लगा। उसे देखते ही समझ आ गया कि ये एक टॉप क्वालिटी वाइल्ड शीहू है। इसकी एक एक रूट बिल्कुल परफेक्ट थी। वो अंदर से बहुत हैरान था, ये यंग लड़का इतने फ्रेश और हाई क्वालिटी हर्ब्स कहाँ से लेकर आया है। उसने बहुत ही केयरफुली उस शीहू को काउंटर पर रखा और मेरी तरफ देखते हुए पूछा कि मुझे इसका क्या प्राइस चाहिए। जब उसने मुझे खुद प्राइस कोट करने को कहा तो मैंने भी बिना किसी हेजिटेशन के सीधा एक बड़ा नंबर बोल दिया। मुझे पता था कि वो पक्का नेगोशिएट करेगा और हुआ भी वही। जैसे ही उसने मेरा प्राइस सुना, उसे समझ आ गया कि मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं जिसे वो इजीली स्कैम कर सके। उसने तुरंत मुझे पीछे के प्राइवेट रूम में इनवाइट किया। वहां लगभग 1 घंटे तक हमारी डिबेट चली और फाइनली मैंने अपने दोनों शीहू, वो रेयर ही शोवू और बाकी सारे आइटम्स उसे सेल कर दिए। मेरे पास वो मैजिकल स्पेस था, इसलिए मुझे इन हर्ब्स को ड्राई या प्रिजर्व करने की टेंशन नहीं थी, वरना इतने दिनों में ये सब सड़कर खराब हो जाते। इस पूरी डील के दौरान मेरा और उस फार्मेसी ओनर का एक अच्छा कनेक्शन बन गया। उस ओनर का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था। सिटी के कई बड़े लोग उसके पास हाई क्वालिटी आइटम्स के लिए आते थे, इसलिए उसके पास इतना कैपिटल था कि उसने मेरे सारे रेयर आइटम्स एक ही बार में परचेज कर लिए। 30 ग्रेट यूनिटी नोट्स, एक बहुत बड़ा अमाउंट अपनी पॉकेट में रखकर मैं फार्मेसी से बाहर आया और सीधा स्टेट एंड डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ गया। मेरा प्लान था रुयान के लिए एक वॉशिंग मशीन खरीदना, पर जब मैंने वहां के सेल्स पर्सन से पूछा तो मेरा सिस्टम क्रैश हो गया। मेरी मेमोरी मुझे धोखा दे गई थी। इस एरा में वॉशिंग मशीन सिर्फ होटल्स और लॉन्ड्री शॉप्स के लिए होती थी। डोमेस्टिक यूज के लिए अभी वो मार्केट में आई ही नहीं थी। चाइना की पहली डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन 1978 में बनी थी, जो अभी मैन्युफैक्चर भी नहीं हुई थी। पर लकीली वो ब्लैक मार्केट डीलर मुझे एक बहुत बड़ा कस्टमर समझकर फुल वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा था। जब उसे पता चला कि मुझे आज ही एक फ्रिज अपने गांव लेकर जाना है तो उसने अपने एक जान पहचान वाले ट्रैक्टर ड्राइवर को बुला लिया। सिर्फ 5 रुपए में वो मेरा सारा सामान सीधा मेरे घर के दरवाजे तक ड्रॉप करने के लिए रेडी हो गया। मैंने तुरंत डील डन कर दी। डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने अपनी वाइफ के लिए एक थिक रेड स्वेटर खरीदा और बच्ची के लिए बहुत सारे ब्रांड न्यू कपड़े। जो भी मेरे माइंड में आया मैंने सब कुछ परचेज कर लिया, इतना कि वो ट्रैक्टर आधा भर गया था। वो ट्रैक्टर ड्राइवर मुझे देखकर शॉक में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि फटे पुराने कपड़े पहनने वाले इस यंग लड़के के पास इतना कैपिटल है कि वो एक साथ इतनी शॉपिंग कर सके। जब मेरी सारी परचेसिंग खत्म हुई तब तक दोपहर हो चुकी थी। मैं उस ट्रैक्टर पर बैठ गया। रास्ते बहुत खराब थे तो मुझे पूरे टाइम उस फ्रिज को पकड़ कर रखना पड़ा। उसी टाइम मेरे घर पर जब रुयान सुबह उठी तो उसने देखा कि बच्ची उसके पास सो रही है, पर मैं गायब हूँ। दोपहर के टाइम गांव का लीडर वांग शुआनजू एक बहुत ही यंग और ब्यूटीफुल लड़की को लेकर मेरे घर पहुंचा। अरे, फोर्थ ब्रदर की वाइफ, ये ली त्यान त्यान है, सिटी से आई हुई एक एजुकेटेड यूथ। अब से ये तुम्हारे घर पर ही रहेगी। अपने हस्बैंड को बोल देना कि इसके रहने के लिए एक रूम खाली कर दे। ये सुनकर रुयान पूरी तरह पैनिक कर गई। हमारे घर में अचानक से एक नई लड़की, इन 3 छोटे से मिट्टी के कमरों में हम सब कैसे मैनेज करेंगे?
एक कमरे में हम दोनों रहते हैं, बीच वाला मेन रूम डाइनिंग के लिए है और तीसरे रूम में सारा कबाड़ और एक्स्ट्रा सामान रखा है। वहां इसके रहने की जगह कहाँ है? लीडर साहब, वो अभी घर पे नहीं है, मैं इस बारे में कोई डिसीजन नहीं ले सकती। वांग शुआंजू के चेहरे पर एक इरिटेशन आ गई। उसने रिवान की बात को इग्नोर करते हुए अपना हाथ हिलाया, उस सिटी गर्ल को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और वहां से सीधा निकल गया। अगर मैंने उसे वो मीट का पीस नहीं दिया होता तो वो इतनी ब्यूटीफुल और यंग लड़की को मेरे घर क्यों भेजता? इस बार सिटी से टोटल 25 एजुकेटेड यूथ्स गांव में आए थे, जिनमें ज्यादातर यंग लड़के थे, और उसमें ये इकलौती डेलिकेट और ब्यूटीफुल लड़की हमारे घर असाइन कर दी। लीडर का लॉजिक सिंपल था, हम एक यंग कपल हैं, तो हमारे घर एक यंग लड़की को रखना ज्यादा सेफ है बजाय किसी यंग लड़के के। और उसे ये भी टेंशन नहीं थी कि कोई दूसरा लड़का मेरी वाइफ पे गंदी नजर डालेगा। लीडर के जाने के बाद ली तियानतियन अपने कैनवास बैग को पकड़े हुए वहां खड़ी रही। उसने उन 3 टूटे फूटे मिट्टी के कमर को देखा और अंदर ही अंदर डरने लगी। उसे समझ आ गया कि उसकी लाइफ बाकी यूथ से बहुत ज्यादा डार्क और टफ होने वाली है। होंगमे नाम की लड़की को जिस फैमिली में भेजा गया था वो काफी रिच लग रहे थे। वो एक मिडिल एज कपल था जिनके 3 बच्चे थे और वो सब बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। रास्ते में आते